फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें हम फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे थे। फ्लूइड डायनामिक्स में हमने लास्ट टर्म पे कंटिन्यूटी इक्वेशन देखी थी और बर्नौली इक्वेशन देखी थी। लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, ग्रुप पे डाला था आपने? देख लिया तुम लोगों ने? तो बर्नौली इक्वेशन थी कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसे बच्चों कहते हैं प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यह काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और यह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सभी प्रकार की, तीनों प्रकार की एनर्जी डेंसिटी का जो सम होता है वो किसी स्ट्रीम लाइन फ्लो में किन्हीं भी दो पॉइंट पे सेम होता है। मान लो एक पाइप है, इसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो लिक्विड कर रहा है, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में अगर बर्नौली थ्योरम लगानी हो तो हम लगाएंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। रेफरेंस लेवल से हम हाइट लेंगे। दूसरे वाले पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल H2, है ना? तो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी वाला टर्म होगा। अगर इसी इक्वेशन को बच्चों हम रो और जी से डिवाइड कर दे तो P डिवाइड बाई रो जी, V स्क्वायर डिवाइड बाई 2G आ जाएगा प्लस H आएगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से भी हम इक्वेशन लिखते हैं बेटा। इसमें क्या है कि तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये हाइट है डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी हाइट होगा, इसका डायमेंशन भी हाइट होगा। तो इस तरह से भी हम बर्नौली इक्वेशन को लिखते हैं। उसमें से ये वाला जो टर्म होता है इसे कहते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, ये है वेलोसिटी हेड, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है ना? तो ये वेलोसिटी हेड है, ये ग्रेविटेशनल हेड है, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, और ये प्रेशर हेड है। ठीक है, ये तीनों बेसिकली लेंथ की यूनिट का को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका डायमेंशन भी लेंथ का होगा, इसका भी लेंथ, इसका भी हाइट का डायमेंशन होगा, है ना? तो तीनों तरह से कभी आपको बोले कि वेलोसिटी हेड की वैल्यू बताओ तो आप v स्क्वायर बाई 2g कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल हेड कितना है, इसका मतलब होगा कि रेफरेंस लाइन से उसकी हाइट कितनी है। अब मेन हमें इसी इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशन, एक ये बर्नौली इक्वेशन है और एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है, वो भी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन बच्चों अगर हम देखें, मान लो किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा हो और पाइप ये दो पॉइंट पे एनालिसिस करनी हो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। लेट मत आए तरल बात। तो अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो सबसे पहले हम अगर हमें प्रेशर जज करना हो, कहाँ पे प्रेशर कम होगा, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। आप देख रहे हो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है, यहाँ का a2 है, a1 a2 से बड़ा है। जरा देख के बताओ v1 बड़ा होगा कि v2? क्या ज्यादा होगा बेटा? v2 बड़ा होगा। इसका मतलब है v2 बड़ा होगा। तो अगर पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो स्पीड कहाँ ज्यादा होगी? जहां पाइप नैरो होगा या वाइड होगा, है ना? जहां इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, फ्लूइड तेजी से निकलेगा यहां से। अच्छा, तो बताओ अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊं एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, याद रखिएगा फ्लोइंग लिक्विड में हाइड्रोस्टैटिक्स का रूल मत लगाना, ड्रॉप एंड गेन, है ना? बाकी हम जुगाड़ सेट कर लेंगे, लगा लिया करेंगे, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन। हाइड्रोडायनेमिक्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स में
प्रेशर का कैलकुलेशन बर्नौली थ्योरम से ही करना बेटा, ठीक है। चलो, तो P1 प्लस, अब देखो जब सेम लेवल पे प्रेशर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसी को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल इसी को मान लो, तो दोनों का हाइट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको 0 लिख देंगे, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0। अब आप देखो बेटा कि V1 से V2 बड़ा है, V2 बड़ा है V1 से, यानी ये टर्म इससे बड़ा है, लेकिन दोनों तो बराबर है ओवरऑल, तो जिसमें ये बड़ा है तो ये छोटा रहा होगा। बताओ भाई, तो यहां से आप कह सकते हो P1 P2 से बड़ा होगा। यानी जनरल कंक्लूजन है बच्चों की सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर फ्लो हो रहा है, लिक्विड या गैस का, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो जहां पर फ्लूइड की फ्लो की वेलोसिटी तेज होती है, ज्यादा फास्ट फ्लो करता है फ्लूइड, वहां पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। देखो V2 ज्यादा है पर P2 कम है, बात समझ रहे? तो जहां तेज चलता है लिक्विड, फ्लो स्पीड ज्यादा होती है, वहां प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना। तो इसके बहुत सारे रियलिस्टिक एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, एरोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आप जैसे बेसिक सी बात करें, जैसे अगर आपकी छत पे कोई टीन सेट रखा है, मान लिया आंगन है, इसको आप ढक लीजिए, तो कहते हैं आंधी जब चलती है ना, तूफान आता है तो वो टीन उड़ जाती है। उसका रीजन है, जैसे ये टीन सेट रखा है आपका, नीचे का प्रेशर PATM है, ऊपर का भी PATM है। अभी क्या ऊपर तेज हवाएं चलने लगी, नीचे की वेलोसिटी तो नीचे एयर एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, तो ऊपर जब तेज हवाएं चलती हैं तो प्रेशर घट जाता है, तो नीचे का जो प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ना। विंग्स वगैरह जो होते हैं हेलीकॉप्टर के, वो भी लिफ्ट करने में उसको मदद करते हैं, प्रेशर डिफरेंस जनरेट कर देते हैं। इस तरह से डिज़ाइन होती, कट होते हैं उसमें, ठीक है ना। या जो बहुत तेज चलने वाली Formula 1 कारें होती हैं, उनमें इस तरह की मतलब ग्रिपिंग होती है कि इस तरह के नीचे से डिज़ाइन करते हैं, जब वो तेज दौड़े तो उसके जो नीचे की एयर है वो रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ी से पास हो ऊपर की तुलना में, तो नीचे का प्रेशर घट जाए, ऊपर का प्रेशर ज़्यादा हो, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ज़मीन पे चिपकी रहे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ट्रेन जब बहुत तेज़ से गुजरती है तो तुम्हारी दादी कहती हैं कि पास ना खड़े हो, चिपक जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेन जब बहुत तेज़ी से गुजरेगी तो उसके पास में प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना। तुम ऐसे खड़े हो, मान लो आगे से ट्रेन गुजर रही, पीछे की एयर उतना तेज़ नहीं फ्लो कर रही, बगल वाली एयर ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगी, तो यहाँ प्रेशर घट जाएगा, यहाँ पीछे से बढ़ जाएगा, तो एक धक्का लग जाएगा तुम लोग। इधर से P1 है और इधर से P2 है, तो P1 माइनस P2 माइनस P1 एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, समझ गया ना। धड़ाम, जब तक कहोगे धक्का किसने दिया, कहने के लायक ही नहीं बचोगे। तो बहुत सारी चीज़ें, इन स्विंग, आउट स्विंग, स्पिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं अभी उस थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। हमारा फोकस समय की कमी को देखते हुए मेन कैलकुलेशंस पे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। लिख लो जल्दी से फटाफट। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बच्चों कि कई बार कुछ क्वेश्चन, जैसा कि हमने कहा कि हम हाइड्रोस्टैटिक्स के रूल नहीं लगाएंगे, प्रेशर बर्नौली थ्योरम लगाकर ही निकालेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जुगाड़ सेट हो जाएगी हमारी कि हम कभी कभी लगा लिया करेंगे। देखो कैसे, मान लो अगर ये पाइप है बेटा, ये है मान लो, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यहां पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इस पाइप में स्ट्रीम लाइन फ्लो में लिक्विड फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहां की स्पीड V1 है, यहां की स्पीड V2 है, इन दोनों में हाइट का जो डिफरेंस है वो h है। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में प्रेशर में रिलेशन क्या है। तो अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं तो AV1 इज इक्वल टू AV2, तो क्या V1 बराबर V2 होगा? बेटा बीच में भले ही फ्लो स्पीड कम ज्यादा हुई होगी, बट यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है,
इसलिए दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल होगी। इतनी बात बढ़िया है, ओके। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगा दूं, ये 1 वाला लेवल है, ये 2 वाला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, तो देखो P1 प्लस, इसे मैं रेफरेंस लेवल मान ले रहा हूं। हमेशा क्या किया करो, नीचे वाले पॉइंट को ही रेफरेंस लेवल मान लिया। तो इसका h बराबर 0 हो जाएगा और इसके लिए h की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0। लेकिन V1 V2 क्या है बेटा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 प्लस रो GH बराबर P2। वो जुगाड़ फिट हो गई। ये वही हाइड्रोस्टैटिक्स का रिजल्ट ही तो है। इसका मतलब है वैसे तो, लेकिन अगर A1 A2 बराबर ना हो तो क्या यहाँ पर ये कैंसिल आउट होंगे दोनों टर्म? तब आप ये तो नहीं कह सकते हो कि रो GH प्रेशर ड्रॉप या गेन होगा। लेकिन एक चालाकी हम दिखाएंगे कि जिन दो पॉइंट के बीच में हम बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, अगर उन दो पॉइंट पर फ्लो स्पीड सेम है, v की वैल्यू सेम है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम है, तो हाफ रो v स्क्वायर वाला टर्म दोनों जगह से क्या होगा, कट जाएगा। उस केस में सीधे रो GH का ड्रॉप एंड गेन हो जाएगा। नीचे आओगे तो प्रेशर रो GH प्लस हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब हम सवाल कर रहे होंगे तो ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं बेटा, ध्यान से देखो, जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि मान लो ये एक पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर हम तुमसे कहें ये लेवल है और ये लेवल है, ये लेवल, ये एच, यहां का प्रेशर P1 है, यहां का P2 है, तो आपको पता है कि यहां जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया यहां होगा। तो यहां से यहां तक या यहां तक, जहां तक क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा वहां तक स्पीड तो सेम रहेगी ना। तो अगर यहां पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस, लेकिन अगर यहां P3 हो और ये हाइट का डिफरेंस अगर h1 है, तो P3 इक्वल टू P2 प्लस रो GH1 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एरिया अलग, यहाँ पे अलग, हाफ रो V स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट नहीं होगा। लेकिन अगर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पाइप में हम मूव करेंगे, या जरूरी नहीं कि सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हो, बस उन दो पॉइंट पे बराबर हो वेलोसिटी जहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो इसलिए हमने जानबूझ के क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं लिया है, मिसकंसेप्शन डेवलप ना हो जाए आपके, क्या नहीं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है तभी ऐसा होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो सकता है, बट फ्लो स्पीड इन दोनों टर्म में, बस सिंपल सी बात है यार, ये वाला टर्म गायब करना है, बात खत्म हो गई। ये गायब तभी होगा जब फ्लो स्पीड सेम होगी, है ना। वैसे तो इन जनरल हम बर्नौली इक्वेशन लगाकर ही प्रेशर कैलकुलेशन करते हैं हाइड्रोडायनामिक्स में, बट कभी कभार अगर ऐसे दो पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगानी है जहां पर क्या है बेटा, जहां पर फ्लो स्पीड सेम है, तो हम सीधे सीधे रो GH वाला खेल जाएंगे, कौन कंटिन्यूटी और बर्नौली दो इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी गलत, ऐसे समझ लो कि गलत तरीके से सही आंसर निकाल लेंगे, पर हमें सच्चाई पता होगी कि एक्चुअल क्या है ना। चलो लिख लो जल्दी। तो बाद में बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। बेसिकली कंटेनर में एक होल करेंगे, उस होल से लिक्विड किस स्पीड से निकल रहा है उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं बेटा। किसी कंटेनर में स्मॉल होल से जो लिक्विड बाहर आएगा, ये बेटा एक कंटेनर है और यहां पर एक हमने होल कर दिया, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ। इस कंटेनर का बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, होल का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, इस होल से लिक्विड ऐसे निकल रहा है ना। तो
बच्चों हमें ये बताना है कि इसकी फ्लो स्पीड क्या होगी, कितनी रफ्तार से ये लिक्विड निकल रहा होगा, ये बताना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लिक्विड देखो ऐसे आ रहा होगा, फिर ऐसे सिमट के ऐसे निकल, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो हमारा मेंटेन है। वी आर एज्यूमिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है ना। दूसरा फ्लो क्या होता था जो स्ट्रीम लाइन होता था? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट बोलते हो तुम लोग, स्पेलिंग यही तो होती है ना। जनरली जब तेज फ्लो होता है तो टर्बुलेंट फ्लो। कहाँ? यहाँ होता है, क्या कर सकते याद ही नहीं होती। ठीक है, तुम लोग अच्छे बच्चे याद कर लेते। तो पहला टारगेट है हमारा ये फ्लो स्पीड निकालनी है बेटा। तो यहां पर अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं, सेम लिक्विड है, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो लिक्विड के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आप बर्नौली थ्योरम लगा सकते हो, सेम लिक्विड के कोई भी दो पॉइंट के बीच में। तो अगर मैं कुछ नाम दे दूं, 1.1 दे दूं, 1.2 है होल के बाहर और 1.3 है होल के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लिक्विड ऐसे आ रहा है यहां तक और यहां से ऐसे निकल रहा है। तो इसके जस्ट ऊपर तक हमारी जो फ्लो स्पीड होगी यहां पर 1 पे 2 पे वो बराबर होगी, हम ऐसा मान के चलेंगे। या यहां पर हम मान लेते हैं v1 स्पीड से लिक्विड जा रहा है और यहां पर ये v स्पीड से लिक्विड निकल रहा है। तो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल अगर हम लगाएं यूजिंग कंटिन्यूटी, तो ये कहता है कि जो लिक्विड इसमें घट रहा होगा जितना वॉल्यूम होता नहीं तो निकलेगा, यानी A1 V1 is equal to A2 V। ये क्वेश्चन होगी कि नहीं? yes, sir। ये हमारी कंटिन्यूटी क्वेश्चन है, वॉल्यूम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं किसके किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। सबसे पहले तुम ये देखो, जो 1 का प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा? PATM। 3 का प्रेशर भी PATM है। सर ये कैसे? 1 भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है और ये पूरी की पूरी स्ट्रीम ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो जो ओपन टू एटमॉस्फेयर रीजन होता है उस पर प्रेशर P एटमॉस्फेयर होता है। तो यहां 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 हर जगह प्रेशर PATM होगा। लेकिन अगर मैं H कह रहा है, अगर ये मैं मान लूं स्मॉल h है हाइट और ये टोटल कैपिटल H है, तो 2 का प्रेशर अगर लिखना हो तो 1 और 2 में बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। तो यहां से यहां तक स्पीड लगभग क्या होगी? सेम होगी। क्रॉस सेक्शन एरिया वही है बेटा, तो सीधे सीधे वही आ जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। जो हाइड्रोस्टैट्स बता दिया एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर P2 लिखना पड़े तो कितना होगा? होल के जस्ट अंदर कितना होगा प्रेशर? P1 प्लस ρgh। यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर। हम बर्नौली इक्वेशन किसके किसके बीच में लगा रहे हैं? बिटवीन 1 एंड 3। तो 1 पे प्रेशर कितना है बेटा? PATM। 1 पे वेलोसिटी क्या है? हाफ रो वी स्क्वायर। बताओ बेटा। अगर मैं 3 को रेफरेंस लेवल मान लूं तो 3 से हाइट कितनी होगी? ρgh। फिर यहां पर प्रेशर कितना है बेटा? 3 पे PATM। वेलोसिटी कितनी? हाफ रो वी स्क्वायर। और चूंकि उसी को रेफरेंस लेवल माना है तो टर्म क्या हो जाएगा? 0। ρgh में क्या रख देंगे? 0। इक्वेशन समझ में आ रही सर? यहां पे PATM से PATM कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें चाहिए V। ठीक है, V निकालेंगे। तो यहां पे अगर हम कहें कि हमें V चाहिए तो पहले V1 रख देते हैं, रो हटा देते हैं और ये आ जाएगा GH is equal to V square by 2 minus V1 square by 2। और V1 है A2 square divided by A1 square into V square। अरे है कि नहीं? V square इसमें से कॉमन आ रहा है, ये 2GH कर लेते हैं, V square कॉमन आ रहा है 1 minus A2 square by A1 square। तो V आ जा रहा है अंडर रूट 2GH डिवाइड बाई 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। इसका मतलब है अगर होल का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो, कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हो, तो इतनी स्पीड से, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, इतनी स्पीड से हमारी बॉडी निकलेगी बेटा। अब आगे सुनो, मान लेते हैं लेकिन इफ कंटेनर इज वेरी लार्ज एंड होल इज वेरी स्मॉल।
अगर कंटेनर बहुत बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया वाला हो और होल पतला सा छोटा सा होल कर दिया, तो उस परिस्थिति में जो A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर होगा बहुत ही छोटा नंबर होगा 1 के रिस्पेक्ट में। तो वी कैन निग्लेक्ट A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम 1 किसी के 0.00001 है मान लो, तो 1 किसी घटाने पे ना के बराबर है। समझ में आ रही बात? तो ये 1 हो जाएगा। उस केस में वेलोसिटी क्या आ जाएगी? √2gh ओनली। इसी को टॉर्सलिस थ्योरम कहते हैं। कौन सी थ्योरम? टॉर्सलिस थ्योरम। अब सुनो भैया, √2gh है, क्या कहती है टॉर्सलिस थ्योरम? कि भैया अगर किसी कंटेनर में, हैवी कंटेनर में छोटा सा होल किया जाए तो लिक्विड उसी स्पीड से निकलता है जितनी स्पीड एक फ्री फॉलिंग बॉल h हाइट गिरने पे अचीव कर लेती है। अगर एक बॉल को फ्री फॉल कराया जाए तो h हाइट गिरने पे उसकी स्पीड क्या होती है? √2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 रख दो प्लस 2gh, तो v इज इक्वल टू √2gh होगा ना। यानी बॉल को ड्रॉप करो, h हाइट फ्री फॉल मोशन करे h हाइट, तो उसकी स्पीड √2gh होगी। उतनी ही स्पीड अचीव करता है हमारा लिक्विड जब एक बड़े से कंटेनर में से छोटे से होल से निकलता है। आप समझ रहे? 90% सवाल हमारे यहाँ मिला। बनाओ कैसे? सही है। हाँ, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2gh से बिल्कुल बन गई, वही तो बनी गई। होल स्क्वायर कर दो, वही तो बन गई है ना। वहीं से तो वही थ्योरम है, वही स्टेटमेंट है। क्या कह रहा था मैं कह रहा था 90% क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में आए हैं जेईई में, उसमें बड़े होल के नहीं है, छोटे होल वाले हैं। तो छोटे होल वाले में हम रिजल्ट याद रखेंगे √2gh। पहले से अगर कहते हमने क्या छोटा होल मान के चले थे? नहीं। इसलिए ये जनरलाइज कैलकुलेशन है फॉर जेईई एडवांस। लेकिन अगर पहले से पता हो कि होल इज वेरी स्मॉल, कैलकुलेशन दिया, होल का एरिया नहीं दिया, वेरी वेरी स्मॉल होल है, एरिया तक नहीं दिया होल का, तो इसका मतलब होल का एरिया गिवन नहीं है, यानी आपको यूज ही नहीं करना है। तो इस रिजल्ट को निकालने का एक दूसरा अप्रोक्सीमेटेड तरीका है कि आपको पहले से पता कि होल छोटा है, तो कुछ अप्रोक्सीमेशन आपने पहले असम्पशन मान लिया। ये एक जनरल तरीका है, ये करेक्ट तरीका है। लेकिन कई बार अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें जल्दी से मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसमें पहले से ही कुछ असम्पशन मान लेते हैं। असम्पशन ये मान लेते हैं कि हम अंदर का, हम कहते हैं होल बहुत छोटा है, तो ये लिक्विड इतना धीरे धीरे लेवल नीचे आएगा कि हम इसको 0 मान लेते हैं V1 को। अब अगर V1 0 मान लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो देखो v इक्वल टू √2gh सीधे आ जाएगा। ये 0 रख दो नालायको, इसको 0 मान लो भाई। अगर होल बहुत छोटा है तो पानी का लेवल कंटेनर के अंदर, मान लो बड़ा सा एकदम कंटेनर है, बहुत बड़ा, ये घर के इतना बड़ा टैंक है, उसमें एकदम नीडल के बराबर होल हो गया, तो कंटेनर का जो लिक्विड लेवल होगा, वो जो तुम्हारा टैंक होगा, उसकी कितनी स्पीड से नीचे आएगा? दिखेगा कि रेस्ट पे नजर आएगा ऑलमोस्ट। अरे समझे जब बूढ़े? तो यानी तब V1 क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो अपन क्या असम्पशन मान लेंगे कि ये वाला टर्म 0, V1 बहुत छोटा है, इसको काट देंगे, खत्म। जैसे इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू ये रो gh, रो कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा, √2gh हो जाएगा। तो ना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल बर्नौली थ्योरम से काम हो जाएगा। और V1 को अगर 0 मान ले, ये है कि हमने पहले से ही अप्रोक्सीमेशन कर दिया। जो अप्रोक्सीमेशन तुम बाद में कर रहे हो, पहले ही कर लिया कि अगर होल का एरिया बहुत छोटा है कंटेनर के रेस्पेक्ट में, तो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड की स्पीड होगी वो बहुत ही कम होगी, 10 to 0 होगी। अरे कोई समझ रहा है कि मैं चिल्लाए जा रहा हूँ? समझ रहा है, समझ लो। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, ये तो वेलोसिटी ऑफ इन्फ्लक्स आ गई हमारी। ठीक, अब मुद्दे की बात ये है कि यहां से जमीन से ऊंचाई कितनी है? h माइनस h, और फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन कितना है? ग्रेविटी। तो हमें ये भी जानना है कि ये धार जो निकली है जमीन तक कितने समय में पहुंचेगी? तो प्रोजेक्टाइल मोशन। याद करो, अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो और इस ऊंचाई से, h1 ऊंचाई से या h0 ऊंचाई से इसे फेंका जाए, तो याद करो इसका हम लोग लगाया करते थे sy बराबर u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? नीचे की तरफ -h0,
वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन माइनस g इनटू टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू क्या आती है √2h0/g आती है कि नहीं? यस सर। ये रिवीजन है भाई साहब काइनेमेटिक्स का, ये पढ़ा चुका हूं, बस याद दिला रहा हूं कि जमीन से ऊंचाई जो है उसका √2h0/g होता है। यहाँ h0 की जगह पे क्या रख देंगे? तो अगर हमें ये निकालना हो कि टाइम कितना, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय वाटर या लिक्विड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आंसर है √, ग्राउंड से हाइट कितनी है h-h/2, इतना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। और इतने टाइम में ये रेंज अगर पूछ ले कितनी रेंज कवर करेगा, तो ये रेंज होती थी, याद करो वो दिन, v into t, अरे होती थी कि नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो जो रेंज आ जाएगी लिक्विड की रेंज, वो आ जाएगी v into t, और v है √2gh और t है √2h-h। ये वाला टर्म हम नहीं ले रहे, हम अप्रोक्सीमेशन वाला कंसीडर कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, ये वाला अंडर रूट के अंदर से ऐसे लिख लो, दिस अंडर रूट और दिस अंडर रूट लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक तरह से ये वाला टर्म गायब कर दिया, जहां कहीं नहीं हो, छोटा होल नहीं उठा के नीचे रख देना। क्यों बे पैदल लोगों, ठीक? तो यहां पे आ जाएगा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर g से g खत्म, 4h माइनस ये रेंज है। अगर ऊपर से स्मॉल h हाइट पे होल किया जाए और लिक्विड की जो जिस डिस्टेंस पे लिक्विड गिरेगा वो इतने पे गिरेगा, ठीक है? ये हम कर रहे हैं कैलकुलेशन इस परिस्थिति में, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्टली इसी केस में पूछा जाएगा। अगर एरिया निग्लिजिबल नहीं है तो यहां नीचे, तो फिर आंसर ये आएगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, आंसर ये आएगा। तब यहां आंसर क्या आएगा, यहां तो वही रहेगा, यहां डिवीजन में एक और आ जाएगा फैक्टर 1 - a² इतना फैक्टर और आ जाएगा नीचे। पर अभी हम इसको 1 मान ले रहे हैं क्योंकि होल का एरिया बहुत छोटा है, ठीक है बेटा? इतना लिख लो। रेंज एनालिसिस करा देते हैं, रेंज एनालिसिस कर लो थोड़ी सी बेटा। रेंज एनालिसिस क्या है कि अब हम थोड़ा ये चेक कर लेते हैं कि डिफरेंट हाइट पे होल करने पे जो रेंज आती है वो कितनी कितनी आती है ना? तो अभी तुमने तो देखा नहीं होगा लास्ट वाला लेक्चर, देखा क्यों देखा? साल भर में कभी टाइम रहा है तुम लोग के पास? जब देखो तब सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। कैसे पढ़ते हो बेटा, बताओ? बेटा यहां पर अगर हम मान लीजिए ये हाइट है कैपिटल H और ये स्मॉल h हाइट पे हमने होल किया, तो हमें पता है कि जो रेंज है वो √4 h और h माइनस h आ गई। सबसे पहले तो हम एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना चाहते हैं। अगर मैं रिप्लेस कर दूं स्मॉल h को बाई h माइनस h, स्मॉल h को रिप्लेस कर दूं कैपिटल H माइनस स्मॉल h से, मतलब जहां जहां स्मॉल h है वहां वहां कैपिटल H माइनस स्मॉल h रख दूं, तो देखना जरा रेंज क्या है। मान लो r डैश आ रहा है √4, बताओ जहां h है वहां क्या रखना है, और जहां स्मॉल h है वहां क्या रखना है, यही है ना? स्मॉल h के स्थान पर कैपिटल H माइनस स्मॉल h रख दिया। देखो कुछ बुद्धि खुल गई, ये तो h कैंसिल आउट, ये स्मॉल h बचेगा, सेम आ रहा है क्या? r डैश इज इक्वल टू r।
कुछ ऑब्जर्व, कुछ बताने के लिए बच्चों, इसका मतलब है, बहुत ध्यान समझना, जब ऊपर से स्मॉल एच हाइट पे होल किया तब नीचे से कितनी हाइट थी? H minus h माइनस एच। तब जो रेंज था, जो नीचे वाली हाइट है, अगर वो ऊपर से ले लें, यहां पर एक होल यहां कर दें, जो ऊपर से कितनी हाइट पे हो H minus और नीचे से कितने पे हो, H। तो रेंज सेम आ रही। समझ में आ रही बात? Yes, sir. अगर मान लो 20 मीटर गहरा कंटेनर है टोटल, तो अगर मैं ऊपर से 5 मीटर पे होल कर दूं तो नीचे से कितना होगा? 15 मीटर। तो अगर मैं ऊपर से 15 मीटर पे होल करूंगा तो रेंज सेम आएगी। अरे बेटा, Yes, sir. वैसे जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम थी, 40 डिग्री और 50 डिग्री पर रेंज सेम थी, 30 और 60 पर रेंज सेम थी। ऐसे अगर 20, सुनो ध्यान से, 20 मीटर गहरा कंटेनर है, हमने तुमसे कहा कि ऊपर से 3 मीटर से होल किए तो कुछ रेंज आ रही है। सेम रेंज पाने के लिए अब नया होल ऊपर से कितनी ऊंचाई से? 17 मीटर होना चाहिए। अगर ऊपर से 3 है तो नीचे से रिमेनिंग कितना है? h माइनस 17 हो गया। यानी 3 मीटर पे अगर होल करोगे, ऊपर से 3 मीटर तो नीचे से 17 मीटर, सॉरी ऊपर से 17 मीटर पे होल पे दोनों में सेम रेंज आएगी। इसे दूसरी तरह से भी कह सकते हो कि 2 होल ले लो, एक होल ऊपर वाले से जो डिस्टेंस है सरफेस से, 2 होल अगर हमारे पास हो, जितनी डिस्टेंस की ऊपर से है, नीचे वाले की अगर उतनी डिस्टेंस नीचे से हो तो रेंज सेम होती है। Yes, sir. ये देखो, ये डिस्टेंस क्या है? ऊपर वाले से स्मॉल एच, इसकी नीचे वाले से कितनी है? स्मॉल एच। यानी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स फ्रॉम अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस विल हैव सेम रेंज। लेकिन इतने सारे स्टेटमेंट नहीं रटाना चाहता मैं, बस ये थीटा और 90 माइनस थीटा रटाना चाहता हूं। बताना जरा, 10 मीटर गहरा कंटेनर है, 3 मीटर पे जो रेंज मिलेगी, ऊपर से नाप रहा हूं सारी डिस्टेंस ऊपर से, 3 मीटर पे जो रेंज मिलेगी वही फिर कितने मीटर पे मिलेगी? 4 मीटर वाली, 1 मीटर वाली, 2 मीटर वाली, समझ गए ना? अब दूसरा ऑब्जर्वेशन सुनो, हमने कहा कि मैक्सिमम रेंज कहां होगी। तो जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 से 90 वेरी करता था, 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, मिड पॉइंट। ऐसे यहाँ पे भी मिड पॉइंट पे आती है। अच्छा ये बताओ, अंदर ये चीज लिखी हुई है रेंज की, यही तो लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम रेंज निकालना चाहता हूं तो मैं R के अंदर लिखा है 4h, h माइनस h, मैं एक फंक्शन मान लेता हूं h इंटू h माइनस h। 4 तो कांस्टेंट है, मैंने कल्पना कर ली, फंक्शन मान लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, y इज इक्वल टू दिस। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो रेंज मैक्सिमम होगी। मैं जानना चाहता हूं कि स्मॉल h की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा। स्मॉल h की जिस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा उसी वैल्यू पे रेंज मैक्सिमम। तो 2 तरीके से बता सकते हैं हम लोग इसको, या तो मैक्सिमम मिनिमा से, हमें पता है जब कोई फंक्शन मैक्सिमम पकड़ता है तो वहां डेरिवेटिव क्या होता है? 0, स्लोप 0 होता है, dy बाई dy 0 होता है। या फिर यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस अगर इसको 0 कर दे तो 2 रूट आएंगे, स्मॉल h बराबर 0, स्मॉल h बराबर कैपिटल H। Yes, sir. अरे 2 रूट है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो इसको अगर 0 करोगे तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैं सीधे मैक्सिमम मिनिमा, देखो पैराबोला है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ये hh माइनस h स्क्वायर, ये पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है और h स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऐसा पैराबोला बनेगा, तो बीचों बीच मैक्सिमा अचीव करेगा। बस समझ रहे? 2 रूट होंगे इसके, 0 h, ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा y वर्सेस h वो ऐसा बनेगा, h/2 पे मैक्सिमा अचीव करेगा मैथमेटिकली। 2 रूट होंगे, एक होगा, देखो इसको अगर 0 कर दो तो एक आएगा h बराबर 0, एक रूट 0 आएगा, एक आएगा h बराबर h, तो ये कैपिटल H आएगा और ये कैपिटल H/2 आएगा, वर्टेक्स पैराबोला की।
कैलकुलस से करोगे तो फॉर मैक्सिमा डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। जो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये तो हमें बताइए कि पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा तो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा, अगर ऐसा बनेगा तो ये पॉइंट मिनिमा। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता तो मिनिमा लेकर करता। तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही चेक कर लेंगे। चलो भैया इसका डिफरेंशिएशन करो। कैपिटल एच तो कांस्टेंट है तो ये कैपिटल एच आ जाएगा, माइनस 2h आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/2 पे रेंज मैक्सिमम कितनी है? वो मैक्सिमम रेंज तो हमने कहा स्मॉल होल से जो मैक्सिमम रेंज है 4, इसको h/2 लिखेंगे, ये h माइनस h/2 लिखेंगे, 2 से 2 ये भी h/2, ये भी h/2, 2 2 4 4 4 कट गया, ये h के बराबर है। वाह, इसका मतलब है कि अगर मैं मिड पॉइंट पे होल करूं छोटा सा तो रेंज मैक्सिमम होती है और इक्वल टू द दिस हाइट, इस हाइट के बराबर होती है। समझ में आ रही बात? तो मैक्सिमम रेंज जो होती है वो कैपिटल एच के बराबर होती है। ठीक है, अगर आप मिड पॉइंट पे होल्ड करते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, दो बातें हम समझ गए। मिड पॉइंट पे रेंज मैक्सिमम समझ गए, और स्मॉल एच और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच पे रेंज सेम, ये भी समझ गए। तो जरा बताना, 20 मीटर गहरा अगर टोटल है कंटेनर ग्राउंड पे रखा है तो रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी? 10 मीटर पे होगी। और कितनी होगी मैक्सिमम रेंज? 20 मीटर होगी। कितनी टोटल हाइट है? उसका समझ रही बेटा देवांशी? और भी समझ। तो रेंज मैक्सिमम 20 मीटर होगी और तब मैक्सिमम होगी जब हम 10 मीटर पे होल करेंगे। एक चीज और बताओ, रेंज अगर तुम देखो ध्यान से, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे यहां से होल करोगे तो ऐसे गिर जाएगा, यहां करोगे थोड़ा दूर गिरेगा, यहां करोगे और दूर गिरेगा, यानी नीचे ये मैक्सिमम रेंज है ना मिड पॉइंट। तो जब हम यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं रेंज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मैक्सिमम होगी, फिर घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, मिनिमम। समझ गए कि नहीं? हाँ बेटा, मिड पॉइंट पे मैक्सिमम है, 10 मीटर पे मैक्सिमम है। जो 1 मीटर पे रेंज होगी वही 19 मीटर पे होगी। अरे यार बोलो। यस सर। जो 2 मीटर पे होगी वही 18 मीटर पे। 2 मीटर गहराई पे जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट से कितना दूर होगा? 8 मीटर। 8 मीटर। और 18 वाला मिड पॉइंट से कितना नीचे होगा? 8 मीटर। यानी जिन दो पॉइंट पर रेंज बराबर है वो मिड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। बताओ, जैसे 50 और 40 डिग्री पर रेंज सेम होती थी तो दोनों 45 डिग्री से इक्वल डिफरेंस पर एंगल होते थे। यही चीज बताई थी कि नहीं मैंने वहां पर कि 45 डिग्री से जितना दूर चले जाओगे रेंज उतनी कम हो जाएगी, और 45 डिग्री से अगर बराबर गैप पे हो तो रेंज बराबर होगी। जैसे 45 से एक कदम ऊपर 46 और एक कदम नीचे 44, दोनों में रेंज सेम होती है। 2 कदम ऊपर 47, 2 कदम नीचे 43, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, रेंज सेम होगी। उसी तरह से 10 मीटर, सुनना जरा, 10 मीटर पे रेंज मैक्सिमम है। 10 मीटर से जितना दूर जाओगे, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, रेंज घटेगी। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? 10 मीटर पे मैक्सिमम है। मिड पॉइंट से जितना दूर भागोगे, चाहे नीचे की तरफ भागो चाहे ऊपर की तरफ भागो, रेंज घटेगी। मिड पॉइंट के जितना करीब होगे रेंज उतनी ज्यादा होगी। 10 मीटर के ऊपर आओ तो 9 मीटर बनेगा, एक नीचे जाओ 11 बनेगा। 9 और 11 पर रेंज सेम है। अरे गधे कहीं के। यस सर। 10 मीटर से 2 मीटर ऊपर आओ, कितनी हाइट? 10 मीटर से 2 मीटर ऊपर आओ, कितनी डेप्थ बचेगी? 8 मीटर। 2 नीचे जाओ, 8 और 12 पे रेंज एक स्मॉल एच है और एक कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। ऐसा देख लो, या मिड पॉइंट से बराबर गैप पे है, ऐसा देख लो। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा ये है कि मिड पॉइंट पे रेंज मैक्सिमम होती है, मिड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पर रेंज सेम होती है, मिड पॉइंट से ग्रेटर डिस्टेंस रेंज विल बी लेसर, मिड पॉइंट से लेसर डिस्टेंस रेंज विल बी, झंझट खत्म, सब कुछ मिड पॉइंट से कंपेयर कर। क्लोजर द पॉइंट विद द मिड पॉइंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेंज। बताओ भैया। तो अगर हम तुमसे कहें भैया 20 मीटर का कंटेनर है, एक होल 13 मीटर पे किया, एक होल 5 मीटर पे किया, रेंज बताओ कौन ज्यादा है? तो 13 और 5 में ये देखो 10 के करीब कौन है? तो 10 से 3 कदम की दूरी पे है 13 और 5 कदम की दूरी पे है 5। तो दूर कौन है?
5 करीब कौन है? 13 ज्यादा किसका होगा? 13 जो मैक्सिमम के करीब होगा। अभी नहीं समझे? जानते हो? ठीक, समझ गए? लिख लो जल्दी से। अब अगर कुछ क्वेश्चंस देखो थोड़ा अलग बनते हैं और 2 एग्जांपल में डिस्कस करता हूँ। मान लो अभी ऐसा क्वेश्चन आया कि इसमें एक लिक्विड है, इसमें रो डेंसिटी है, इसमें 2 रो डेंसिटी है और यहाँ पर एक होल कर दिया हमने, ये लिक्विड निकल रहा है, ये रेंज पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है और ये पूरा हाइट कैपिटल H है, ये भी कैपिटल H है और ये यहाँ से स्मॉल h है। तो जैसे मल्टीपल लिक्विड है तो आपको 2 बार बर्नौली थ्योरम लगानी पड़ सकती है, लेकिन इसको हम ऑल्टरनेटिव मेथड से करेंगे, जो मैंने अप्रोक्सीमेशन करके बताया कि अगर आपको दिया है कि होल एरिया आपका बहुत छोटा है कंटेनर एरिया से, इवन इफ एरियाज जो हैं उनकी वैल्यू गिवन भी नहीं है अगर एरिया की, तो आप समझ जाना कि हमें अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सरल तरीका ये है कि एक पॉइंट हम अंदर लें और एक पॉइंट हम बाहर लें। कंटेनर के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, ठीक है, या इसको 2 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं, इसको 1 मान ले रहे हैं। तो हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे बिटवीन 2 and 3। हम क्या कर रहे हैं, V1 V2 की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या मान ले रहे हैं? 0, क्योंकि कंटेनर बड़ा है, लार्ज कंटेनर, होल छोटा है, और V3 को V मान ले रहे हैं। अंदर अगर स्टैटिक मान लेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक से लगा लेंगे। तो फिर ऐसी परिस्थिति में P1 तो P एटीएम है, जो P2 आएगा वो P एटीएम प्लस रो जी एच पूरा और प्लस 2 रो जी स्मॉल एच आएगा। इतने प्रेशर तो आएगा P2। 2 पॉइंट पे बताओ, हाइड्रोस्टैटिक से तो लगेगा बेटा। और बाहर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, वहां का प्रेशर कितना है? P एटीएम। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे कम, तभी तो सडनली फ्लो स्पीड बढ़ गई। स्पीड अचानक से ज्यादा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर लिक्विड फ्लो करता है ना। देखो तो बस अब आपको बिटवीन 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट आपको बर्नौली थ्योरम लगानी है। देखो इसी को रेफरेंस लेवल मान लो, दोनों एक ही लेवल के, तो H 0 हो गया दोनों के लिए। तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0, P3 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस 0। तो P2 की वैल्यू लिख देते हैं P एटीएम प्लस रो जी एच प्लस 2 रो स्मॉल जी एच, और P3 भी है P एटीएम, और V2 क्या है? 0 है, क्योंकि हमने अंदर स्पीड क्या मान ली है? 0। तो वहां पे जहां हाफ रो V2 स्क्वायर लिखा है वहां पे 2 रो होगा। हाँ सॉरी, 2 रो होगा, और यहाँ भी 2 रो होगा, इसलिए मिस्टेक देखो होती है। 1/2 2 रो इनटू V स्क्वायर। जिस लिक्विड के लिए हम बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं उसकी डेंसिटी 2 रो है ना बेटा। हालांकि प्रेशर कैलकुलेशन में ये वाला तो रो जी एच ही आएगा ना। तो आप देख रहे हो ना कि हमने बिना कंटिन्यूटी के सवाल सॉल्व कर लिया, और अंदर हाइड्रोस्टैटिक से लगा ली, चूंकि बहुत धीरे धीरे चल रहा है लिक्विड। अब अगर मैं एक पिस्टन और रख दूं ऊपर से, तो mg भाई ये और जुड़ जाएगा प्रेशर। बताओ जुड़ जाएगा कि नहीं? इसी में रख दूं, क्या अगली बार रखूंगा? रख दे रहा हूं। इक्वेशन निकालना क्या था? इसमें लगाना है फ्लो स्पीड, रेंज, ये सब। तो सुनो बेटा, एक पिस्टन भी रख दे रहा हूं लगे हाथ। चलो अगले वाले में रख दूंगा, ठीक है। तो यहां पर P एटीएम प्लस रो V स्क्वायर, P एटीएम से P एटीएम कट जाएगा, रो खत्म हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट 2gh प्लस 2gh, ये स्पीड आ जाएगी। और यहाँ ग्राउंड से हाइट कितनी बचेगी? तो टाइम आ जाएगा अंडर रूट, ग्राउंड से हाइट है h माइनस एच अपॉन जी, तो रेंज कितनी आ जाएगी? v इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेंज आ जाएगी। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो इसमें बस मैं ऑल्टरनेटिव तरीके से कैसे करेंगे, एक नया एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया। सेम इसी तरह से आप पिछले रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हो ऑल्टरनेटिव तरीके से। वेंचुरी मीटर,
is used to measure the flow speed, the flow rate of a liquid, a water in a pipe. किसी पाइप में कितना रेट से लिक्विड का फ्लो हो रहा है इसके बारे में मेजरमेंट करता है। जैसे मान लो हमारे घरों में पानी की सप्लाई हो रही किसी पाइप से, अब हमें पता है कि 20 गैलन पानी हमको भेजना है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि पर सेकेंड कितना पानी जा रहा है, तो जो हम ऑन करें हैं सप्लाई वो फिर हम कैलकुलेट कर लें कि इतने समय में 20 गैलन पहुंच जाएगा, ऑफ कर देंगे या ऑटोमेटिक लगा देंगे कि भैया जैसे इतना टाइम होगा वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो वैक्यूरी मीटर की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि पर सेकेंड कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इसमें मेनली इसमें ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पाइप में फिट कर देते हैं बीच में, है ना। जैसे इसमें 2 पोर्शन होते हैं मेनली, ये तो एक पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जो पाइप का होता है, इधर से फिट कर दिया, और बीच में एक नैरो रीजन होता है जिसे हम थ्रोट कहते हैं पाइप। 2 पतले पतले कॉलम कनेक्टेड होते हैं जिनमें लिक्विड राइज करता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब जब इसमें लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में फ्लो हो रहा होता है, पहले तो पूरा कैलकुलेशन देख लो। यहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये A1 है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, तो यहाँ पे जो फ्लो स्पीड है वो V1 है, यहाँ पे फ्लो स्पीड V2 है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो जानते ही होंगे, A1 V1 इज इक्वल टू कंटिन्यूटी इक्वेशन की A1 V1 इज इक्वल टू A2। अब हमें पता है कि बेटा जब अलग अलग प्रेशर होने के कारण जो लिक्विड होता है इनमें चढ़ जाता है, यहाँ पे इनमें लिक्विड राइज करता है, पर इन लिक्विड कॉलम में इन ये जो हमने लगा रखी है ट्यूब इसमें से पतली पतली, इनमें कॉलम रुक जाता है, स्टैटिक लिक्विड कॉलम है ये, और थोड़ा सा चढ़ जाता है ऊपर ड्यू टू प्रेशर। और इन दोनों में जो डिफरेंस आता है ये डिफरेंस हमारे लिए काम का होता है, ये हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस ऑफ हाइट होता है वो h है मान लीजिए, तो यहाँ पर प्रेशर PATM और ρgh अगर ज्यादा होगा प्रेशर, तो इसका डेफिनेट सा मतलब होगा कि यहाँ का प्रेशर जो होगा P1 और यहाँ का प्रेशर जो P2 होगा, तो अगर ये डिफरेंस ऑफ हाइट h है तो P1 की वैल्यू डेफिनेटली P2 से कितनी ज्यादा होगी, या P1 माइनस P2 की वैल्यू जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर होगा वो ρgh। ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ स्पीड कम होती है, जहाँ एरिया ज्यादा होता है स्पीड कम होती है, और अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। तो P1 P2 से बड़ा होगा और वो डिफरेंस हमें स्टैटिक लिक्विड कॉलम की हाइट में डिफरेंस के फॉर्म में दिखेगा। तो अगर h हाइट का लिक्विड कॉलम का डिफरेंस है तो प्रेशर का डिफरेंस भी कितना होगा, यहाँ पे ρgh के बराबर होगा। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगा दूं तो सेम लेवल पे ρgh वाला इसी को रेफरेंस लेवल मानते हुए 0 कर दूंगा, तो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अगर हम यहाँ से P1 माइनस P2 को ρgh लिख दें, इधर ले आए P1 माइनस P2 और रो बाई 2 ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो P1 माइनस P2 को ρgh लिख दे रहे हैं, और रो बाई 2 V2 स्क्वायर मेरे को चाहिए V2, तो मान लीजिए मैं V1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ A2 V2 by A1, A2 V2 by A1 और स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर चढ़ा देता हूं, तो यहां से वेलोसिटी V2 आ रही है, बिल्कुल सेम आएगा जैसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आया था, उतनी वेलोसिटी आ रही। जो A2 by A1 है ये एरिया का रेशियो, ये है थ्रोट पे एरिया और ये मेन पाइप का एरिया।
है ना, ये हमें वर्चुअली लेकिन हमने नापा है, हमने बनाया है, तो A2/A1 तो हमें पता होगा ना। तो हमें अगर हम प्रैक्टिकली H नाप लें, यहाँ रीडिंग मार्क लगे हुए हैं, तो ये अगर H डिफरेंस हमने नाप लिया, यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे सीधे H, तो भी निकल आएगा कितनी तेज थ्रोट से कितनी तेज लिक्विड निकल रहा है। पर हमें रेट ऑफ फ्लो चाहिए, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एरिया इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो A2/√2GH, हमें A1 A2 सब पता है बेटा, है ना। तो ये Q आ गया, कितना वॉल्यूम 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, दिस इज द फ्लो रेट। बात समझ रहे हैं? इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि इतना पानी 1 सेकेंड में निकल रहा है। तो T टाइम में कितना निकलेगा, वॉल्यूम निकालना हो तो Q इंटू T कर देंगे। बताओ बेटा, T टाइम में अगर निकालना हो तो क्या कर देंगे, Q इंटू T कर देंगे। तो अगर हमें पता करना हो 1 गैलन पानी, मान लो T टाइम में कोई वॉल्यूम अगर निकालना हो, कितना वॉल्यूम फ्लो होगा, तो Q इंटू T। Q हमें पता है, ये H हम नाप लेंगे, Q निकाल लेंगे। तो अगर वॉल्यूम पता हो कि भैया 10 गैलन पानी चाहिए, Q गिवन है, हमने नाप लिया, टाइम का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो टाइम दिया हो तो पानी का कैलकुलेशन हो जाएगा कितना निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो किस रेट से फ्लो हो रहा है लिक्विड, उस चीज को नाप सकते हैं। लिख लो फटाफट।